नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और ये टॉपिक है चीन का क्रांति। जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में हम चार मुख्य जो क्रांतियां हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, जिससे हमेशा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें फ्रांस की क्रांति, रसिया की क्रांति, अमेरिका की क्रांति और ये है चाइना की क्रांति। वैसे इंग्लैंड की क्रांति के बारे में भी पढ़ा जाता है और वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्रांति है। लेकिन इन सारे क्रांतियों में अगर हम देखें तो ये जो चीन की क्रांति है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो चीन है वो हमारा पड़ोसी देश है और यहाँ का जो क्रांति है उससे भी हमको बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। और ये एकमात्र ऐसा क्रांति है जो कि यूरोपियन कंट्रीज में नहीं हुआ बल्कि ये एशियन कंट्री में हुआ है। अधिकतर और भी जो हम क्रांति देखते हैं वो अधिकतर क्रांति यूरोपियन और अमेरिका में और यूरोपियन कंट्री में हुआ। तो इसलिए इस क्रांति के बारे में भी पढ़ना हम लोगों के लिए जरूरी हो जाता है। अब यहाँ हम देखेंगे कि चीन में ये जो क्रांति हुए वो क्यों हुए, उसके पीछे क्या कारण था, वो क्रांति किस तरीके से आगे बढ़ा, वो क्रांति सफल हुआ या असफल हुआ, अगर असफल हुआ तो उसके असफलता के कौन कौन से कारण थे। तो इन सारे बिंदुओं को हम इस टॉपिक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही यहाँ एक जो प्रमुख व्यक्ति हैं जिनके बारे में हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जिनका नाम है डॉक्टर सन यात-सेन, तो उनके बारे में भी हम इस टॉपिक के माध्यम से जान पाएंगे, अध्ययन कर पाएंगे कि भाई चीन की क्रांति में डॉक्टर सन यात-सेन का क्या योगदान है। उनकी योगदानों का मूल्यांकन भी करेंगे, लेकिन हम एक एक करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि चीन की क्रांति जो कि 1911 में हुआ, 1911 ईस्वी में हुआ। अब यहाँ हम थोड़ा सा जो इसका जो विचारधारा है कि आखिर ये क्रांति, कोई भी क्रांति जो जन्म लेता है वो किसी न किसी एक आइडियोलॉजी से होकर निकलता है, एक विचारधारा से होकर निकलता है। तो ऐसा माना जाता है कि प्राचीन राजनीतिक चीनी विचारधारा, जो प्राचीन राजनीतिक चीनी विचारधारा था, उस विचारधारा के अकॉर्डिंग ये माना जाता था कि सम्राट विश्व के नैतिक विधान, थियन, नैतिक विधान को थियन, चीनी लैंग्वेज में इसको थियन कहा जाता है। तो ऐसा माना जाता था कि सम्राट जो है वो विश्व का जो एक नैतिक विधान है थियन, उसका राजा को प्रतिनिधि माना जाता था। जैसे हम लोग जब अपना इंडिया का जो इतिहास है उसको भी जब हम पढ़ते हैं, प्राचीन काल के इतिहास के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो देखते हैं कि राजा का एक दैवीय सिद्धांत था कि भाई राजा जो है वो राजा का जो स्थान है वो, मतलब राजा जो है वो एक देवता का प्रतिनिधि के रूप में काम करता था। अब ऐसा नहीं है, ये वैदिक पीरियड में नहीं था, बाद के काल में उत्तर वैदिक पीरियड में धीरे धीरे आया कि राजा के दैवीय सिद्धांत को माना गया। पहले राजा जो था एक सर्वसाधारण लोग ही माना जाता था, बाद में राजा का जो दैवीय सिद्धांत है वो प्रकाश में आया और धीरे धीरे चल के, खास करके जब आप इधर मुगल पीरियड या सल्तनत पीरियड में आएंगे तो वहां देखेंगे जैसे अलाउद्दीन खिलजी है या औरंगजेब है, तो वो ये सारे के सारे जो रूलर्स थे वो राजा को एक दैवीय प्रतिनिधि के रूप में देखते थे। मतलब उनका मानना था कि राजा जो है उसको देवताओं ने अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा है, चाहे मोहम्मद बिन तुगलक हो। तो धीरे धीरे ये जो सिद्धांत है वो और ज्यादा जड़ जमाते गए। तो वहां भी राजा को माना जाता था कि ये नैतिक विधान जो थियन है उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए राजा जो है वो बना है। और अगर
मान लिए कि कोई प्राकृतिक प्रकोप आ रहा है, जैसे राजा को तो स्थान मिल गया है, राजा को ईश्वर ने अपना प्रतिनिधि के रूप में भेज दिया है, तो उससे ये अपेक्षा भी किया जाएगा कि वो लोगों की भलाई करे, लोगों का देखभाल करे, लोगों को किसी परेशानी में ना पड़ने दे, उसकी परेशानियों का अंत करे। और अगर कोई प्राकृतिक प्रकोप आ रहा है बार बार, जैसे मान लिया काल आ रहा है, सुखाड़ आ रहा है, कोई आपदा विपदा आ रहा है, कोई बीमारी इस तरीके का फैल रहा है जिससे हजारों की संख्या में लोग मारे जाते थे, और खास करके आज तो मेडिकल साइंस इतना उन्नत हो गया है कि इन सारी चीजों पे लगाम लगाया जा सकता है या उसको किसी न किसी हद तक रोका जा सकता है। और खास करके आप लोगों ने देखा कि जिस समय कोरोना का ये जो सिचुएशन चल रहा था, तो उस समय भी हम लोगों ने देखा कि चूंकि वर्ल्ड के जितने भी लोग थे, साइंस बहुत डेवलप होता गया है, हम मानते हैं कि उसको कुछ हद तक कम किया गया, रोका गया, एक सीमा तक जो है उसको नहीं पहुंचने दिया गया, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग मारे गए। तो वहां क्या था कि वहां इस तरीके के जो प्राकृतिक प्रकोप आते थे, तो इसका मतलब वहां के लोग ये लगाते थे कि ये जो थियन है, मतलब भगवान है, वो राजा से अपना मिंग जो है वो वापस ले रहे हैं, मतलब आज्ञा पत्र जो है वो वापस ले रहे हैं कि भैया तुम सही से राजकाज व्यवस्था नहीं चला रहा है, अब तुम राजा बनने के लायक नहीं है या राजा के पद पे रहने के लायक नहीं है, ऐसा मानना था वहां के लोगों का। और ये जो मान्यताएं थी, जो प्राचीन मान्यताएं थी, उसको मजबूत करते हैं वहां के जो कुछ उस समय के जो बड़े बड़े जो फिलोसफर्स थे, इतिहासकार थे, ज्ञानी पुरुष थे, जिनमें से एक का नाम, जिसका नाम जो है वो आप लोग जानते हैं, कन्फ्यूशियस। ये बहुत बड़े विचारक थे चाइना के। तो उनका मानना था कि अगर राजा व्यभिचारी हो गया है, दुराचारी हो गया है, पाप कर रहा है, तो जिस तरीके से एक पुत्र का कर्तव्य है कि अगर उसका पिता व्यभिचारी, दुराचारी, पापी हो गया है, तो उस पुत्र का ये कर्तव्य है कि वो अपने पिता का विरोध करे, उसी तरीके से मंत्री का ये कर्तव्य है कि वो भी राजा का विरोध करे। ऐसा कन्फ्यूशियस का मानना था। इसके अलावा एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है मेंसियस। मेंसियस का कहना था कि यदि राजा अपनी प्रजा को घास और मीटी समझे, मतलब राजा जो है वो प्रजा को कोई वैल्यू ना दे, समझे बात, ये सब तो ऐसे ही है, घास फूस है, नल्ली का कीड़ा है इन लोग। अरे नेता लोग तो ऊपर बैठा हुआ है, समझ रहा है कि भाई आज का क्या सिचुएशन है, आज जो बड़े बड़े लीडर लोग हैं या उस तरीके के लोग हैं, नेता लोग हैं, वो क्या समझ रहे हैं, आम जनता को समझ रहे हैं गाजर मूली समझ रहे हैं, मर रहा है मरने दो, भूख से तड़प रहा है तड़पने दो, लड़ रहा है लड़ने दो, झगड़ रहा है झगड़ने दो, हमको वोट आना चाहिए। तो इस स्थिति के लिए वो बताते हैं, मेंसियस कहते हैं कि यदि राजा अपनी प्रजा को घास और मिट्टी समझे तो प्रजा को उसे दस्यु और शत्रु समझना चाहिए। अगर इस तरीके का राजा है जो कि अपनी प्रजा को कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, उसकी नजर में प्रजा जो है उसका कोई मूल्य नहीं है, उसका जो आत्म स्वाभिमान है या प्रजा का जो भलाई है उससे उसको कोई मतलब नहीं है, तो वैसा राजा प्रजा का दस्यु या शत्रु के समान है। तो इस तरीके के जो राजनीतिक विचारधाराएं थी वो वहां पनप रही थी, वो वहां जन्म ले रही थी, जिससे जो लोग थे उनके अंदर एक नया जो आइडियोलॉजी है उसको बल मिल रहा था। उनको लग रहा था कि अगर राजा सही से काम नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ विद्रोह करना ये प्रजा का परम कर्तव्य है और हमें ये काम करना चाहिए। इससे जो लोग थे वो प्रभावित हो रहे थे, इंस्पायर्ड हो रहे थे। अब चूंकि कोई भी जो क्रांति होता है, कोई भी आंदोलन होता है, तो क्रांति का कुछ न कुछ कारण होता है। कोई भी घटना होता है उसका कुछ न कुछ कारण होता है।
यहां भी जो चीन की क्रांति हुई उसके कुछ कारण थे, कुछ रीजन थे जो इस प्रकार हैं। पहला, विदेशी शोषण के विरुद्ध प्रतिक्रिया। सेकंड, सुधारों की असफलता। थर्ड, नए विचारों का उथल पुथल। फोर्थ, आर्थिक अधोगति। पांचवा, चीन के मजदूरों का प्रभाव। छठा, क्रांतिकारी प्रवृत्ति का विकास। सातवां, तत्कालिक कारण। और आठवां, हाकों की घटना और क्रांति का विस्फोट। यही जो कारण थी वो मुख्य कारण थी इस विद्रोह के। अब इन कारणों को हम एक एक करके डिटेल्ड में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले घटना है विदेशी शोषण के विरुद्ध प्रतिक्रिया। तो चूंकि 18वीं शताब्दी के 19वीं शताब्दी के अंत और 18 और 20वीं शताब्दी का जो प्रारंभिक समय है, इस समय चीन में जो विदेशी शक्तियां हैं, विदेशी ताकतें हैं, उनका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगता है। स्टार्टिंग में, शुरुआत में चीन ने अपना द्वार बंद करके रखा था इन विदेशी शक्तियों से, क्योंकि जो वहां के राजा थे उनको लगता था कि ये जो विदेशी लोग हैं वो आएंगे तो हमको किसी न किसी प्रकार से बर्बाद ही करेंगे। और क्योंकि उनका बगल में भारत, हम लोग उनके बगल में ही थे, तो यहां जब अंग्रेज आए, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच, ये सारे लोग हमारे यहाँ एज अ व्यापारी व्यापार करने के नाम पर आए और धीरे धीरे भारत को अपने कंट्रोल में लेने लगे या भारत के साथ जो व्यवहार करने लगे उससे वो लोग भी परिचित थे। और उनको ऐसा लगता था कि जो विदेशी लोग हैं वो हमारे यहाँ व्यापार के नाम पे या किसी और नाम पे अगर वो धीरे धीरे हमारे यहाँ आएंगे तो वो हमारा नुकसान ही करेंगे। इसलिए शुरुआत में चीन ने इन विदेशी ताकतों के लिए अपने द्वार बंद करके रखे, लेकिन वो ज्यादा लंबे समय तक अपना द्वार बंद करके नहीं रख सका। 19वीं शताब्दी के लास्ट और 20वीं शताब्दी का जो प्रारंभिक समय था, उस समय तक जो विदेशी हस्तक्षेप है वो चीन में लगातार बढ़ते जा रहा था। चीन के जो राजा थे वो अपने आप को एक बहुत गौरवशाली इतिहास के साथ वो अपने देश का इतिहास को जोड़ते थे और जो उनका राज्य था उसे वो एक ईश्वरीय राज्य मानते थे कि भाई ये जो है वो ईश्वर का राज्य है। कहने का मतलब है कि वो अपने सभ्यता और संस्कृति पर उनको बहुत ज्यादा गर्व था। लेकिन धीरे धीरे जब ये यूरोपियन लोग उनके यहां जबरदस्ती घुसने लगे व्यापार के नाम पे, जिस क्रम में आप लोग देखेंगे, क्योंकि वो अलग टॉपिक है तो उस पर भी हम कभी चर्चा करेंगे। प्रथम अफीम युद्ध और द्वितीय अफीम युद्ध, जिसमें चाइना का पराजय होता है और धीरे धीरे ये जो यूरोपियन कंट्री है वो वहां अपना हस्तक्षेप बढ़ाना शुरू कर देते हैं। खास करके ये जो इंग्लैंड और फ्रांस है वो। अब ये अफीम युद्ध क्या है, थोड़ा सा हम उसका चर्चा कर लें। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि इंडिया में जब अंग्रेज लोग व्यापार करने आए तो वो यहाँ क्या करते थे, यहाँ के लोगों से अफीम का खेती करवाते थे और उस अफीम को वो चाइना में ले जाकर बेचते थे और इस व्यापार में उनको बहुत ज्यादा मुनाफा होता था। शुरुआत में चाइना का जो सरकार था, जो राजा थे, उनको लगा कि भाई ये व्यापार जो है वो एक तरीके से हमारा जो नवयुवक वर्ग है उसको नपुंसक बना रहा है। जो नवयुवक वर्ग है वो नशा का शिकार हो रहा है। तो उन्होंने उस पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया, लेकिन इस क्रम में उनका 2 बार जो है वो प्रथम अफीम युद्ध और द्वितीय अफीम युद्ध 2 बार लड़ाई भी होता है जिसमें वो हार जाते हैं और
धीरे धीरे करके अंग्रेज जो है उनको वहां बहुत ज्यादा रियायत मिलता है और वो खुलेआम वहां अपना जो अफीम का धंधा है वो चलाने लगते हैं। सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं, देखते ही देखते फ्रांस, बाद में फिर अमेरिका और भी बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज है वो भी वहां पहुंच जाते हैं और वहां चीन में एक बंदर बांट की नीति स्टार्ट हो जाती है, जिसको चीनी खरबूजे को काटना की संज्ञा भी दी जाती है। मतलब चीन को ये जो यूरोपियन कंट्री है वो अलग अलग पार्ट में बांट लेते हैं। जैसे भारत पर तो अंग्रेज जब आया तो धीरे धीरे करके उसके जितने प्रतिस्पर्धी लोग थे उनको बाहर कर दिया और पूरे भारत पर वो कंट्रोल कर लिया और यहाँ वो एक छत्र राज करने लगा। लेकिन चीन में ऐसा नहीं था। चीन में क्या था कि चीन का जो बहुत बड़ा पार्ट था उसको अलग अलग पार्ट में अलग अलग यूरोपियन कंट्री ने बांट लिया। मतलब इंग्लैंड बोला कि भैया देखो यहां तक मेरा क्षेत्र है, यहां डीलिंग हम करेंगे। कुछ जो भाग है उसको फ्रांस कब्जा में ले लिया कि यहाँ डीलिंग हम करेंगे। कुछ भाग अमेरिका कब्जा ले लिया कि यहाँ डीलिंग हम करेंगे। इसी तरीके से और भी जो भी यूरोपियन कंट्री हैं वो धीरे धीरे करके चाइना के अलग अलग पार्ट को उन्होंने बांट लिया और वहां एक तरीके से बंदर बांट की नीति जो है वो स्टार्ट हो गई। इससे जो चीन के जो राष्ट्रवादी लोग थे उनको बड़ा दुख हुआ। उनको लगा कि हमारा ये पुराना गौरवशाली इतिहास रहा है और ये यूरोपियन लोग आकर हमको इस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं। क्योंकि जब 2 बार युद्ध में हारे तो उससे उनका जो राष्ट्रीय सम्मान है उसको भी धक्का लगा। इसके खिलाफ 1854 से 63 के बीच एक वो विद्रोह होता है, ताइपिंग विद्रोह भी होता है। लेकिन ये जो वहां का जो सरकार है, मतलब चाइना का जो मंचू राजवंश के जो शासक थे, वो इन विदेशी ताकतों का सहारा लेकर ही उस विद्रोह को भी कुचल देता है। 1894 में जापान और चाइना के बीच एक युद्ध होता है। अब चाइना बहुत बड़ा कंट्री, जापान छोटा सा कंट्री, लेकिन जापान चाइना को हरा देता है। इससे भी जो वहां के राष्ट्रवादी लोग होते हैं उनको बड़ा दुख होता है और इसके कारण 1900 ईस्वी में वहां के जो लोग हैं वो विद्रोह कर देते हैं, जिनको बॉक्सर विद्रोह के नाम से उसको जाना जाता है। लेकिन उस विद्रोह को भी इन विदेशी ताकतों का मदद लेकर वहां जो मंचू राजवंश की जो एक शासिका होती है वो उसको दबा देती है, जिससे जनता को बहुत दुख होता है और उनको लगता है कि हमारा ये जो प्राचीन एक इतिहास है, प्राचीन गौरवशाली हमारा जो अतीत रहा है और आज ये जो हमारा स्थिति है वो इस मंचू राजवंश के कारण ही है। और अगर इन विदेशी ताकतों को हमें अपने देश से निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि ये जो राजवंश है, जो राजसत्ता है, उसका अंत होना जरूरी है। क्योंकि वहां का जो राजसत्ता था वही इन यूरोपियन लोगों को वहां संरक्षण प्रदान कर रहा था और एक तरीके से वो इस प्रयास में था कि किसी तरीके से हमारा जो अपना अधिकार है वो बचा रहे। जैसे एज एग्जाम्पल आज आप देख रहे थे, आज आप हाल फिलहाल का घटना है कि सीरिया को छोड़कर जब बशर अल असद का सरकार वो भाग गया, विद्रोही लोग वहां पे कब्जा कर लिए हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि इसी बार वो सिर्फ विद्रोह हुआ, इससे पहले भी वहां एक विद्रोह हुआ था, जिस विद्रोह को बशर अल असद की सरकार ने रशियन और ईरान जो फौज है या उनका जो मिलिट्री इक्विपमेंट है उसकी मदद से उस विद्रोह को दबा दिया कि भाई कम से कम हम राजा बना रहे हैं, राजा का जो हमारा पद है वो खत्म ना हो। इसी तरीके से यहाँ का भी जो राजा, मतलब उस समय जो रानी थी, मंचू राजवंश की रानी थी, वो किसी प्रकार से अपना जो पद है उसको बचाए रखना चाहती थी और इसके लिए जो भी विद्रोह होता था उसको वो उन यूरोपियन ताकतों की मदद से दबाने का काम कर रही थी। इसलिए
अब ये जो लोग थे, मतलब चाइना के जो आम लोग थे, उनके पास विद्रोह के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा था और इसलिए इन्होंने मंचू राजवंश के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो आज हम लोगों ने एक जो कारण था उसके बारे में देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी जो कारण हैं उनको एक एक करके डिटेल में उनकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।